हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एजुकेशन के जून 2019 के पेपर में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक शोधार्थी दो परीक्षण करता है, एक अंग्रेजी भाषा और दूसरा गणित में। यानी कि एक रिसर्चर है जिसने दो टेस्ट लिए हैं, एक इंग्लिश में और दूसरा मैथ्स में। उसे दोनों में से प्रत्येक समूह n इज इक्वल्स टू 100 का मध्यमान और प्रमाणिक विचलन निम्न अनुसार प्राप्त होता है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 हैं। 100 स्टूडेंट्स पर टेस्ट किया गया है, जिसमें से इंग्लिश के लिए जब टेस्ट लिया गया तो उसका मीन कितना आया? 50 आया। और उसका एसडी कितना आया? यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन भी बोलते हैं, वो आया 10। इसी प्रकार से जब मैथ्स में टेस्ट लिया गया तो मीन आया 60 और एसडी आया 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? यदि इन दो वितरणों का वक्र अधिव्यापित हो, इन दोनों वितरणों के लिए क्या बनेगा? वक्र बनेगा, एनपीसी बनेगा और अलग अलग बनेगा। एक बनेगा इंग्लिश के लिए और दूसरा बनेगा मैथ्स के लिए। तो अगर ये दोनों अधिव्यापित हो, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों, तो तब क्या पूछा गया है? अंग्रेजी भाषा में कितने विद्यार्थी गणित विषय के मध्यमान के नीचे होंगे? गणित विषय का मध्यमान कितना है? 60। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें से 60 जहाँ पर लाई कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 60 लाई कर रहा है या फिर यहाँ पर 60 लाई कर रहा है, तो उनसे नीचे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 से नीचे हमें स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं, और इसे हम चेक करते हैं एनपीसी पर, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है एनपीसी और यहाँ हमें नीचे दे रखा होता है जेड स्कोर, जिसकी रेंज होती है -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा तक। इसका मीन होता है 0 और एसडी होता है 1, क्योंकि यहाँ देखिए कितना डेविएशन है? 1 का डेविएशन है। ठीक है, तो ये होता है जेड स्कोर। और इसमें -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक कितनी परसेंटेज लाई करती है? 68.26% लाई करती है। ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला पोर्शन होता है, इतना। ठीक है, और इसके बाद -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक कितनी परसेंटेज लाई करती है? 95.44%। -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक लाई करती है 99.73%। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो बात यहाँ पर ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है ये 3 वैल्यूज़, इनके द्वारा ही आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेशन है ना, हाफ हाफ है, एक साइड की याद करेंगे तो दूसरे साइड की अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इंग्लिश के टेस्ट के लिए कितना मीन दिया गया था? वहाँ पर था 50 मीन दिया गया था और उसका एसडी था, यानी कि विचलन था 10। तो हम इधर की साइड, राइट साइड अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर 10 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 70 और यहाँ पर 80। इसी तरह से लेफ़्ट साइड चलेंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस सिग्मा दे रखा है ना, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा 10 माइनस करने पर। यहाँ पर 30 और यहाँ 20। तो यहाँ पर हमने अपने स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, नंबर्स को बांट दिया है, कहाँ पर कौन सा लाई करेगा। ये था किसके लिए? इंग्लिश के लिए। ठीक है, ये कर्व बन गया किसके लिए? इंग्लिश के लिए। अब हमें बनाना है मैथ्स के लिए। मैथ्स में मीन कितना दिया गया था? 60 दिया गया था, तो इसको हम रखेंगे मिडल में। जैसे हमने 50 को यहाँ मिडल में रखा, यहाँ हम रखेंगे 60 को। ठीक है, तो 60 के अनुसार वहाँ पर एसडी कितना था? 12 दे रखा था मैथ्स के लिए। 60 मीन था और 12 था एसडी। तो यहाँ पर अगर हम राइट साइड जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे? 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, यहाँ 72, 70 के बाद 71, 72 आता है। इसी तरह से फिर और प्लस करेंगे आगे, तो 72 के बाद कितना आएगा? 12 प्लस करने पर आएगा 84। 80 के बाद 81, 82, 83, 84 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड चलेंगे तो हम 12 माइनस करते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि मीन, मैथ का जो मीन है यानी कि 60 है, उससे नीचे कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, यहाँ तक आपको बताना है। ये वाला पोर्शन जितना है इसमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो यहाँ पर आपको
50, 40, 30 ये नहीं बताना है। यहाँ पर परसेंटेज पहले आपको चेक करनी है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट आ रहे हैं 60 के अंडर, ठीक है। अब जितनी ये वैल्यूज़ दे रखी हैं परसेंटेज है, इनको प्लस करिएगा। अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84%। 84% स्टूडेंट मैथ का जो मीन था 60 उससे नीचे लाए करते हैं। अब सिंपली आपका आंसर आ गया। अब इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किस में, स्कोर्स में, नंबर्स में। तो वहाँ पर कितने थे स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट थे और 100 ही हमारे परसेंटेज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 84 ही स्टूडेंट्स हमारे आएंगे। परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो 84 आएगा। तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 84, सो दिस इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। बेलो आर गिवन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किसी भी नीति को बनाने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं कि पहले कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद कौन सा स्टेप आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में चारों ऑप्शन चेक कीजिए। फर्स्ट में कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, या तो ए आएगा या जी आएगा, डी आएगा, ठीक है। ए यहाँ पर दोबारा दे रखा है, तो ए, डी और जी इनमें से ही आएगा कोई सा फर्स्ट नंबर पर। देखिएगा ए, डी एंड जी, इनमें से चूज़ कर लीजिए फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। सबसे पहले किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा होगा, डी। तो यहाँ पर देखिए थर्ड में आ रहा है डी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में डी आ ही नहीं रहा है पहले नंबर पर। अगर आप इसके लिए श्योर हैं तो आप बाकी का पूरा आंसर इसी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन आगे के चेक करते हैं। इसके बाद हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, एफ, ठीक है। डी के बाद क्या आएगा, एफ, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, जितने भी पॉलिसी के ऑप्शन हैं, जितने भी विकल्प हैं उनको जनरेट करना। फिर आता है सी, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। जो हमने ऑप्शंस यानी कि विकल्प बनाए हैं उनका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। इसके बाद आता है बी। बी क्या है, मेकिंग अ पॉलिसी डिसीजन। किसी भी पॉलिसी को बनाने का डिसीजन हम लोग यहाँ पर लेंगे। उसके बाद ए, ए में क्या था, प्लानिंग ऑफ अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के, उसको हम व्यवहारिक तौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग हम लोग उसके बाद करेंगे। इसके बाद आता है ए के बाद आएगा जी और फिर ई। जी है पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट। पॉलिसी का क्या प्रभाव रहा उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्या उसका प्रभाव रहा, उसका असेसमेंट हम करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आता है ई, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स। इसका अर्थ है बाद के जो नीति चक्र होते हैं, तो इसका ये लास्ट स्टेप है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड, डी, एफ, सी, बी, ए, जी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सो इसमें पूछा गया है, एक शिक्षक शोधार्थी है जिसने टीचर्स और हेड टीचर्स के लिए जो क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली यूज़ की जाती है उसके द्वारा उसने डेटा प्राप्त किया है, और वो डेटा उसने 3/3 के कंटीजेंसी टेबल के रूप में प्राप्त किया है। कंटीजेंसी टेबल को हम आकस्मिक तालिका भी बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा डेटा उसने प्राप्त किया है, किस लिए, एंजाइटी और अवेयरनेस के लेवल को जानने के लिए, चिंता और जागरूकता के स्तर के लिए उसने 3/3 की कंटीजेंसी टेबल के रूप में डेटा प्राप्त किया है प्रश्नावली के द्वारा, ठीक है। तो विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट विल इंडिकेट वेदर द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण ये इंगित करेगा कि क्या दो चर अन्योनाश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। यही बताएगा कि वो दोनों चर जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर अन्योनाश्रित हैं या नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ पर राइट आंसर इज़ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
As per the principle of span of control, how many teachers can be effectively supervised by a teacher supervisor? So यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत है जिसे कि हम नियंत्रण का दायरा भी बोलते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ है कि व्यक्तियों का कोई ऐसा समूह या ऐसी संस्था, उनका एक सीमित संस्था या एक सीमित व्यक्तियों का समूह जिसे किसी अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और उनका निरीक्षण किया जा सके, उसको हम कहते हैं नियंत्रण का दायरा या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 to 6 टीचर्स को व्यक्तिगत तौर पर सुपरवाइज किया जा सकता है किसी भी टीचर सुपरवाइजर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द 4D मॉडल ऑफ ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन एंड डिलीवर विल बी द बेस्ट फिट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के यहाँ पर मॉडल दिया गया है 4D मॉडल। ये एक इंक्वायरी साइकिल होता है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं, ड्रीम करना, पहले किसी भी चीज़ के बारे में सपने देखना, उसको फिर खोज करना और उसकी एक फिर रूपरेखा तैयार करना और उसके बाद उसको दूसरों तक पहुंचाना। जो भी रूपरेखा तैयार करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद जो भी आउटकम निकलता है उसको दूसरों तक पहुंचाना, डिलीवर करना। तो ये क्या कहलाता है? ये इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल। इसके द्वारा इस पर बेस्ट फिट होगा ये वाला डी मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंक्वायरी मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बालक, विद्यालय तथा शिक्षा अधिकांशतः स्वयं सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित होती हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका प्रतिपादन किया था पुनर्रचनावाद ने। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है सेमेस्टर के लास्ट में, अंत में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को एक्सेस करना चाहता है, यानी कि उसके अधिगम परिणामों का आकलन करना चाहता है। तो इनमें से कौन सा असेसमेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा? सो फ्रेंड्स, उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा सम्मेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जिसको कि सेमेस्टर के लास्ट में किया जाता है। अगर हम सेमेस्टर के मिडल में मूल्यांकन करेंगे बीच बीच में कई बार, तो उसे हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा, योगात्मक मूल्यांकन या सम्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following components of pre-service teacher education program has a great scope for experiential learning? इसका अर्थ है कि इनमें से कौन सा प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अनुभवात्मक अधिगम के लिए सबसे अधिक स्कोप यानी कि क्षेत्र रखता है। अनुभवात्मक अधिगम के लिए इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा या किसका स्कोप सबसे ज़्यादा है? वो है इंटर्नशिप थ्रू स्कूल अटैचमेंट, यानी कि स्कूल में जाकर जो इंटर्नशिप की जाती है उसके द्वारा एक स्टूडेंट टीचर को ये मौका मिलता है कि वो अपने अनुभवों के आधार पर सीख सके, अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सके। सो यहाँ पर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले की वीडियोज़ में भी करा चुके हैं। सांख्य में तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि 3 गुणों की जो मिलीजुली अवस्था है उसे कहा जाता है महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इंडिकेटर्स ऑफ इनडायरेक्टनेस इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस? सो फ्लैंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण विधि है, ये विधि शिक्षकों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और इसमें 2 प्रकार के व्यवहार को विश्लेषित किया जाता है। वो है अप्रत्यक्ष व्यवहार और एक प्रत्यक्ष व्यवहार। तो यहाँ पर पूछा गया है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टनेस के बारे में। तो अप्रत्यक्ष व्यवहार जो एनालिसिस किया जाता है एक अध्यापक का, वो इनमें से कौन कौन सा है? उसमें आएंगे एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता है, फीलिंग को हम इनडायरेक्टली भी एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें। इसके बाद है प्रेसिंग और एनकरेजिंग, बच्चों को उत्साहित करना और उनको प्रेरित करना। इसके अलावा यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़, बच्चों के जो आइडियाज़ हैं उनको अपनी बातों में प्रयोग करना। यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, डी एंड एफ। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 है सी, डी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने लोकतंत्र की परिभाषा दी कि यह जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। सो फ्रेंड्स, ये तो वेल नोन है, सबको पता होता है। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। For identifying the training needs of in-service teachers, which of the following strategies is most appropriate? सेवारत अध्यापक की ट्रेनिंग नीड्स को जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी? वो होगी यूजिंग कैन डू विल डू एनालिसिस। ठीक है, कैन डू और विल डू, क्या वो कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। किसके लिए? सेवारत अध्यापक की जो प्रशिक्षण आवश्यकताएं हैं उनको पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ICT इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें ICT का इंक्लूजन है, वो आपने यहाँ पर बतानी है। इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, यानी कि जिसमें टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया जाता है। जो पहले से ही क्लासिकल टीचिंग लर्निंग चली आ रही है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो इसमें भी ICT का यूज़ होता है। ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, ये भी ब्लेंडेड यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टीचिंग मेथड्स को मिला करके जब टीचिंग की जाती है वो कहलाती है ब्लेंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसके बाद एडुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग, इसमें भी ICT का यूज़ होता है। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें भी ICT का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरियल, ये दोनों ऑफलाइन होती हैं, तो इन्हें हम ICT के यूज़ का नहीं कह सकते, या फिर इसमें किसी भी ऐसे टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है जो ICT से रिलेटेड हो। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा A, B, C एंड D। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। द पर्पज़ ऑफ ITC इंटीग्रेशन इज़ फॉर, अधिगम परिणामों को बढ़ाना या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना, ये इसका पर्पज़ है ICT के इंटीग्रेशन का। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य, पर्पज़ होता है विद्यार्थियों की विशिष्टताओं को परखने के लिए क्रमबद्ध रूप से सूचना एकत्र करना, ये इसका पर्पज़ होता है। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। कमीशंस दे रखे हैं एक साइड यानी कि आयोग, और दूसरी साइड उनकी रिकमेंडेशंस यानी कि सिफारिशें दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको इन्हें मैच करना है आपस में। सो फर्स्ट कमीशन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसने रिकमेंड किया था कि एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था इनके टाइम पर। ठीक है, तो इसको हम मैच करेंगे थर्ड से। इसके बाद आता है एजुकेशन कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन, इसके टाइम पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्कूल कॉम्प्लेक्स का विद अ नोडल स्कूल, यानी कि इसमें एक सिस्टम होता था, जैसे 5 से 6 प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी स्कूल मिलकर के एक ग्रुप बनाते थे और वो शैक्षिक और प्रशासनिक सहायता प्राप्त करते थे नोडल स्कूलों से। नोडल स्कूल को हम कहते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उन्हें कहा जाता है नोडल स्कूल, तो उनसे सहायता प्राप्त करते थे। तो इसको मैच करेंगे हम फर्स्ट से। उसके बाद आता है थर्ड, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर, अध्यापक का राष्ट्रीय आयोग। तो ये जो पहला आयोग आया था उसकी रिकमेंडेशन थी प्रोविजंस ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विद करियर प्रमोशन। तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटी अवधि के लिए सेवारत प्रशिक्षण का प्रावधान और इसका किसके साथ लिंकेज, किसके साथ जुड़ाव? करियर प्रमोशन के साथ, व्यवसाय प्रमोशन के साथ इसका जुड़ाव, ये रिकमेंडेड किया था नेशनल कमीशन ऑफ टीचर में। इसके बाद आता है फोर्थ, हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, ये आया था 2012 में। देखिए बिल्कुल नया है, इसे ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, चाहे आप अलग से नेट से सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। तो हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, इसने रिकमेंड किया था इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, पूर्व सेवारत और सेवारत शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37।
इनमें से कौन से अभिक्रमित अनुदेशन में फ्रेम्स का जो क्रम है वो प्रदर्शन, उद्बोधन और उन्मुक्तिकरण के पैटर्न को फॉलो करता है? वो है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैथेटिक्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। सो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणवत्ता चक्र का अर्थ बताता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। स्टूडेंट्स के फेवर में जो भी कथन जाता है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। विद्यालय के विद्यार्थी विद्यालय के प्रबंधन में सहायतार्थ अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वेच्छा से आगे आते हैं, यानी कि स्वयं अपनी इच्छा से स्कूल मैनेजमेंट में अध्यापक के मार्गदर्शन में वो लोग आगे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, जैन दर्शन में अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष, जिसे हम इंग्लिश में इनडायरेक्ट नॉलेज बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय अर्थात सेंस, सिक्स सेंस के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? गुणात्मक शोध के फीचर को यहाँ पर कौन सा कथन बताता है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा परिप्रेक्ष्य आधारित, आगमनात्मक और अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं कौन से? गुणात्मक शोध। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हम इसी तरह से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे और आपके जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।